नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आर्यन की आजादी की सारी उम्मीदें आज फिर से ध्वस्त हो गईं। जेल की चारदीवारी से बाहर आ जाने का ख्वाब आज फिर टूटा है। आज फिर आर्यन के हिस्से एक रात का और इंतजार आया है। आज फिर अदालत ने आर्यन के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। आज फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबी बहस चली। क्रूज ड्रग्स मामले में तीनों आरोपियों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी, जिसे सुनने के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है और साफ हो गया है कि आर्यन खान को एक और दिन ऑथर रोड जेल में बिताना होगा। आपको पूरी की पूरी खबर बताएंगे कि आज क्या कुछ हुआ है, लेकिन शंखनाद की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इसीलिए उसके साथ हम करना चाहेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लाठीचार्ज की खबर सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी है। ज्यादातर किसान उत्तराखंड और यूपी से वहां पर पहुंचे हुए थे। ये किसान बॉर्डर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, जिन्हें नरेला के पास रोका गया और वहां पर किसान और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। ये किसान लखबीर की हत्या को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। लखबीर की हत्या का आरोप निहंगों पर है। आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई भी की गई है। कुछ लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, क्या जानकारी है? सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन करना चाहते थे, उनकी पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद लाठीचार्ज की भी खबर है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए चित्रा, आज कुछ किसान संगठनों के लोग, खासतौर पर हिंद मजदूर किसान संगठन है, जो कि आज चाहता था सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर लखबीर सिंह की जो हत्या हुई उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना। लेकिन चूंकि सिंघू बॉर्डर पर पहले से किसान मौजूद हैं और वहां पर पुलिस जाने से इन किसानों को रोकना चाहती थी, इन संगठनों के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको रोकना चाहती थी, इस वजह से उनके बीच में मामूली झड़प हुई है। वो नरेला बॉर्डर पे उनको रोका गया है और रोकने के बाद पुलिस को उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। तो अभी यही सूचना है कि उन्हें मुख्य जो धरना स्थल जहां पर पहले से प्रदर्शन चल रहा है वहां पर तो नहीं जाने दिया गया, उससे पहले ही रोका गया और इसी वजह से उनमें गुस्सा था। उन प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि वो वहां पर जाकर के प्रदर्शन करना चाहते हैं जहां मुख्य तौर पर। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी दर्शकों की जानकारी के लिए। आप बताएं, चूंकि सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये वो तमाम जगह है जहां पर किसानों का प्रदर्शन तकरीबन बीते 10-11 महीनों से लगातार जारी है। आपका ये कहना है कि दरअसल जो मारे गए किसान लखबीर थे, बीते दिनों जो खबर आई थी, उनके समर्थन में कुछ किसान प्रदर्शन करना चाहते थे, जिनको पुलिस ने रोका, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस वालों के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए वहां पर लाठी का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। कुमार, बिल्कुल यही घटनाक्रम हुआ। आज दोपहर में मुजफ्फरनगर से ये किसान संगठन के लोग चले थे सिंघू बॉर्डर की तरफ अपनी अपनी गाड़ियों में। वो पहुंचे, सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, वहां पर वो भी धरना पर बैठना चाहते थे, लेकिन इसकी अनुमति पुलिस ने नहीं दी और इसी वजह से उन्हें जब पहले रोका गया है सिंघू बॉर्डर के पास, तब उत्तेजित थे कई लोग वहां पर, वहीं पर प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसलिए पुलिस को ये हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है और अब जाकर के स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। और जो बड़ी बात है वो ये कि जो मुख्य प्रदर्शन स्थल है जहां पर पिछले 11 महीने से प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, वहां पर इन्हें पहुंचने नहीं दिया गया है, ताकि उन दोनों संगठनों के बीच में ये झड़प ना हो जाए। तो क्या इस तरह की भी स्थिति वहां पर पैदा होने की आशंका थी कि जो किसान पहले से ही धरना प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, ये जो दूसरा जत्था किसानों का आया है, और ये किन किन राज्यों से आए हुए किसान थे जो प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इस बात की इजाजत नहीं दी? क्या इस बात की भी गुंजाइश थी कि जो पहले से वहां पर धरनारत किसान हैं उनके साथ इनकी झड़प हो सकती थी? क्या ऐसी स्थिति बन जाती? बिल्कुल यही आशंका थी, इसलिए पुलिस को उन्हें रोकना पड़ा पहले ही दिल्ली की सीमा के भीतर ही। मुख्य तौर पर जो अभी प्रदर्शनकारी किसान पहले से बैठे हुए हैं वो हरियाणा की तरफ बैठे हुए हैं, दिल्ली की तरफ उन्हें अनुमति नहीं है आने की। ये दिल्ली की तरफ से हरियाणा की तरफ जाना चाहते थे, इनको दिल्ली के ही इलाके में रोक दिया गया है और ये निश्चित तौर पर आशंका थी कि अगर वहां पर जाते और वहां पर लखबीर सिंह की मृत्यु के खिलाफ, हत्या के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करते तो वहां पर ज्यादा तनाव हो सकता था। इसीलिए इन्हें पहले रोकना पड़ा, पहले पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, ताकि कोई भी आशंका इस तरीके की कि जो पहले के प्रदर्शनकारी हैं और जो आज विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे लखबीर
सिंह की हत्या को लेकर के उनका आपस में कोई झड़प ना हो, यही वजह रही है कि पुलिस ने वहीं पर रोका है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। यानी कि किसान जो पहले से धरनारत हैं और आज प्रदर्शनकारी जो किसान वहां पर धरना देना चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे, दोनों के बीच आपस में इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हो जाए कि तनावग्रस्त पूरा का पूरा माहौल हो जाए, उसको रोकने के लिए पुलिस की ओर से ये कोशिश की गई, जैसा कि कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और जैसे जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं, आर्यन खान आज भी राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज भी करीब 2.5 घंटे तक जमानत को लेकर वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन तीनों ही आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। कल एनसीबी को अपना पक्ष रखना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आर्यन खान को कल बेल मिलेगी या फिर तारीख, क्योंकि आर्यन के पास सिर्फ 2 दिन का ही वक्त है, वरना उनकी दिवाली जेल में कटने वाली है। आर्यन सलाखों के पीछे हैं। उनकी कारगुजारियों ने उन्हें उस मुकाम पर लाकर कैद कर दिया है जहां से बाहर की दुनिया बड़ी दूर नजर आती है। ये दूरी सुनवाई के साथ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आज भी कोर्ट में कोई नतीजा नहीं निकला। वकीलों ने दलीलें दी, दलीलें इतनी चली कि समय निकल गया, और समय का निकल जाना बता रहा था कि आज की रात भी आर्यन खान की रिहाई की रात नहीं है। आज की रात भी आर्यन को आर्थर रोड की ऊंची 4 दीवारियों में सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। कल फिर जमानत पर सुनवाई होगी। सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। कल आर्यन के वकील ने अपनी दलीलें दी, तो वहीं आज केस में 2 आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन के वकीलों ने दलीलें रखी। अरबाज के वकील की दलील के बाद जब मुनमुन के वकील ने दलील दी तो कोर्ट ने पूछा कि उन्हें कितना वक्त और चाहिए, जिसके लिए मुनमुन के वकील ने वक्त मांगा और फिर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। वहीं कल एनसीबी भी अपना पक्ष रखेगी। अमित देसाई बार बार कह रहे थे कि मैं रिजॉइंडर में फैक्ट्स ऑफ द केस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन केस लॉज वो फिर से देंगे, तो आप समझ लीजिए समय और लगेगा। तकरीबन 1 घंटा एएसजी लेंगे, उसके बाद रिजॉइंडर में ये तीनों वकील फिर से खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है तकरीबन आधा 1.5-2 घंटा तो कहीं नहीं गया कल के आर्ग्यूमेंट। तो आज हम 27 तारीख पर है, 27 तारीख खत्म हो चुका है, 28, 29, 30 के बाद दिवाली वेकेशन है, क्या लगता है? 30 तारीख को तो पुराने बेल हियरिंग मामले सुनेंगे, तो 30 तारीख को सुनेंगे भी नहीं, तो यानी कि कल और परसों का ही समय है इनके पास। अरबाज के वकील अमित देसाई ने आज कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। चैट का क्रूज ड्रग्स केस से कोई संबंध ही नहीं है। 65B के तहत जो सबूत रखे गए हैं वो मान्य ही नहीं है। फोन सीज नहीं किया गया, लेकिन रिमांड कॉपी में उसका जिक्र किया गया। अरबाज के वकील अमित देसाई ने आर्यन के मेमो का जिक्र भी किया, जिस पर आर्यन के वकील ने अपना पक्ष भी रखा। अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी का सही आधार नहीं देता है, एनसीबी केस में गुमराह कर रहा है। सामान मिला नहीं, लेकिन अरेस्ट मेमो में जिक्र है। आर्यन के पास बेल के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, वरना उन्हें 15 नवंबर तक बेल का इंतजार करना होगा। करीब 36 दिन आर्यन को जेल में ही काटने पड़ सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की दिवाली की छुट्टी 1 नवंबर 2021 से शुरू हो रही है। 1 नवंबर से 12 नवंबर तक कोर्ट बंद रहेगा। 13 से 14 नवंबर को शनिवार रविवार की वजह से कोर्ट की छुट्टी होगी, यानी कोर्ट 15 नवंबर को खुलेगा। अगर जमानत मिलती है तो जो दिवाली का वेकेशन है, यानी कि अगर अगले 2 दिन में अगर जमानत मिल जाती है तो दिवाली की जो छुट्टियां हैं 2 हफ्तों की, उससे पहले ये सब बाहर आ सकते हैं। नहीं अगर अदालत ये आदेश देता है तो हो सकता है कि इनको और 2 हफ्तों के लिए जेल में ही रहना पड़े। अब कल 2:30 बजे का इंतजार है, जब आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ये इंतजार आर्यन के लिए बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि आर्यन एक ऐसी दुनिया में है जिनमें बड़ी बड़ी दीवारें हैं, सलाखें हैं, और उन सलाखों के पास फटक आई है बहुत सारी उदासी। यही आर्यन की तकदीर है और यही फिलहाल कानून की कार्रवाई। मुंबई में दिव्या के साथ दिव्येश, अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। एक और आर्यन के केस में एनसीबी जांच का दावा कर रही है, वहीं केस के मुख्य सूत्रधार समीर वानखेड़े खुद जांच के दायरे में आ गए हैं। समीर वानखेड़े पर कई संगीन आरोप लगे हैं, जिसे लेकर जांच अब शुरू हो चुकी है। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी
दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है, आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। आप पर आरोप लग रहे हैं सर, लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है। सब झूठे हैं। एक के बाद एक आरोप, एक के बाद एक दावे, एक के बाद एक तस्वीर। कभी धर्म बदलने की बात, कभी जाति प्रमाण पत्र में घालमेल, कभी करोड़ों की उगाही पर सवाल, तो कभी जबरन गवाह तैयार करने का इल्जाम। जिस समीर वानखेड़े पर आर्यन ड्रग्स केस की जांच की जिम्मेदारी है, अब वही समीर वानखेड़े खुद जांच की चपेट में आ चुके हैं। जांच 25 करोड़ रुपए की उगाही को लेकर, जांच गवाहों की गड़बड़ी को लेकर, जांच समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को लेकर, जिसके आदेश उनके ही डिपार्टमेंट की ओर से दे दिए गए हैं। एनसीबी विजिलेंस टीम दिल्ली से मुंबई समीर वानखेड़े की कुंडली खंगालने पहुंच गई है। इस टीम का नेतृत्व एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। उनके साथ टीम में एक ज्वाइंट डायरेक्टर और 4 सुपरिटेंडेंट शामिल हैं। ये टीम समीर वानखेड़े, केपी गोसावी, प्रभाकर शैल, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी और 18 करोड़ की कथित डील में पैसे के लेन देन में शामिल सैम डिसूजा से पूछताछ करेगी। इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्ष्यों को बुलाया गया है। हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है, आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा जब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। एनसीबी गवाह प्रभाकर सैल के उस दावे की जांच कर रही है जिसमें आरोप लगाया गया कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की मांग की थी, जिसमें शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी से बातचीत का जिक्र है। इससे जुड़े गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि समीर वानखेड़े क्रूज ड्रग्स केस की जांच से जुड़े रहेंगे या नहीं, उस पर एनसीबी ने कोई सफाई नहीं दी है। वहीं समीर वानखेड़े का बयान भी दर्ज किया गया है। हालांकि समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। समीर सर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, थैंक यू। सर आप पर आरोप लग रहे हैं सर, लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है। सब झूठे हैं। पर्सनल अटैक लग रहा है सर आप पर। रिप्लाई करेंगे उसका। इस बीच अब क्रूज ड्रग्स मामले में एक दाढ़ी वाले और उसकी माशूका की एंट्री हो चुकी है, जिसे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया और समीर वानखेड़े का करीबी बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। नवाब मलिक ने दावा किया कि अगर एनसीबी दाढ़ी वाले तक नहीं पहुंच पाती है तो वीडियो भी जारी करेंगे। पैसों के अलावा समीर वानखेड़े अब शादी को लेकर भी घिर चुके हैं। आज नवाब मलिक समीर वानखेड़े का निकाहनामा लेकर आए, जिसमें समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने का दावा किया गया है। नवाब मलिक का कहना है कि अगर समीर वानखेड़े पैदाइशी हिंदू दलित थे तो धर्म बदलने के बाद वो अनुसूचित जाति के आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते। समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट में उनका धर्म मुस्लिम लिखा है, जबकि उन्होंने खुद को दलित दिखाकर आईआरएस की नौकरी फर्जीवाड़ा करके हासिल की है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद
जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूव भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया। आज तक ने निकाह कराने वाले काजी से बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि समीर मुस्लिम धर्म को मानता है। ये निकाह आपने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ाया है, ये बिल्कुल सही है। हाँ। और उस वक्त में समीर, शबाना, हाँ, और इनके बाप, पूरी खानदान सब मुसलमान थे। सब मुसलमान? हाँ, अगर ये जाहिर होता कि समीर हिंदू हैं तो निकाह ही नहीं होता हमारी शरीयत में। समीर वानखेड़े ने ही नहीं, उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी एक मुस्लिम महिला से ही शादी की थी। नवाब मलिक का आरोप है कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी धर्म बदल लिया था। इस लिहाज से उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी नौकरी में आरक्षण का फायदा उठाया। ज्ञानदेव वानखेड़े ने समीर के निकाहनामे को सही ठहराया और ये भी माना कि निकाह के लिए समीर को मुस्लिम बताया गया। दो जाति और एक हुई तो ही उसका निकाह होता है, अगर अलग रहे तो नहीं होता ना, निकाह कबूल नहीं होता। मतलब मुस्लिम निकाह हो रहा हो, वो जब दोनों पार्टी मुस्लिम हो तो ही निकाह हो सकता है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उधर वो रजिस्ट्रेशन किया है। आप मानते हैं कि आपके परिवार से किसी को मुस्लिम के तौर पे एक झूठ बोला गया कि पूरा परिवार हम लोग मुस्लिम है इसलिए ये शादी हो जाए? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। ऐसा मेरे परिवार में है कितने लोग, बेटा बेटी मैं और बहू, दूसरे कौन है मेरे परिवार में? इधर कोई भी नहीं है। किसने कहा रहेगा आपके परिवार से कि हम सब मुस्लिम है इसलिए ये शादी? पता नहीं है किसने कहा है। हाँ, सिग्नेचर मेरा ही है, लेकिन मुझे उर्दू पढ़ने को नहीं आता, सिग्नेचर मेरा है। साफ है कि समीर वानखेड़े चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं। ड्रग्स की जांच अब उनकी निजी जिंदगी तक पहुंच गई है, जहां कई संगीन आरोप लग रहे हैं जो समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अरविंद ओझा और कमलेश सुतार के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। आगे बढ़ते हुए बात अब पेगासस जासूसी कांड की। भारतीय राजनीति में पेगासस जासूसी कांड एक बार फिर से हलचल मचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी कांड की जांच के लिए टीम बनाई तो राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर ले लिया। हालांकि बीजेपी की ओर से भी राहुल गांधी पर किया गया पलटवार। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पेगासस जासूसी कांड की जांच के आदेश दिए तो हिंदुस्तान के सियासत में सरगर्मियां बढ़ गईं। कांग्रेस तो मानो ताक में बैठी थी। राहुल गांधी सामने आए 3 सवालों के साथ। राहुल के ये 3 सवाल थे: पेगासस को किसने खरीदा? पेगासस का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? और क्या किसी अन्य देश के पास हमारे लोगों की जानकारी तक पहुंच है? पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया? पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे? क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया? क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं पेगासस को? राहुल अपने इन 3 सवालों पर डटे भी हैं और अड़े भी हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर आक्रमण करके डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश है। हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। वाम दल भी पूछ रहे हैं कि सरकार सीधे सवाल का सीधा जवाब दे।
कि पेगासस के जरिए सरकार ने जासूसी कराई कि नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो टीम अनाउंस किया है वो अच्छी एक राइट डायरेक्शन में है, लेकिन हम चाहते थे कि सीधा सीधा सरकार जवाब दे कि भाई उसने इस्तेमाल किया पेगासस स्पाईवेयर को या नहीं। इस सवाल का जवाब से सरकार मुकरा रही है। राहुल के सवाल बीजेपी को चुभ गए। बीजेपी ने भी राहुल पर करारा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी बार बार एक ही बात कहते रहे हैं। उन्होंने राहुल को रिपीटिशन राहुल कह दिया। आप सबने देखा था जब ये वक्तव्य रखा गया था किस प्रकार का व्यवहार, अलोकतांत्रिक व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा था। वक्तव्य को छीन कर फाड़ देना, उस स्टेटमेंट की कॉपी को फाड़ देना और वो भी सदन के पटल पर, यह अपने आप में बहुत ही निंदाजनक थी। राहुल जी, आपने वही शब्दों को रिपीट किया है। अब जासूसी कांड का जिन्न एक बार फिर निकल आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने करीब करीब सरकार को झटका देते हुए जासूसी कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक टीम के गठन का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने विशेषज्ञों के पैनल से जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद करने की बात कही है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। न्यूजीलैंड और भारत, ये संडे का मुकाबला है। जो टीम हारेगी वो शायद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। अब कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ, काफी कुछ हम लोगों ने उस लिहाज से देखा। यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हराया, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बीच कई चीजें निकल कर आई जो भारत को शायद रविवार को सबक भी सिखाएंगी, आगे का रास्ता भी दिखाएंगी। सवाल यही है कि न्यूजीलैंड की जो गुत्थी है भारत के हाथों सुलझती कम है। पहले भारत, फिर न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान आराम से सेमीफाइनल की ओर बढ़ चला है। लेकिन थोड़ा ही सही आराम उसने भारत को भी दिया है। ठीक है कि भारत को पाकिस्तान से कोई एहसान नहीं चाहिए, खासकर तब जब उस जीत के बाद जब पूरा मुल्क सनक का शिकार है। हाँ, उस सनक को धिक्कार है। लेकिन मजेदार बात है कि न्यूजीलैंड की हार से भारत के लिए समीकरण तीर की तरह सीधे हो गए। भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला एक तरह से क्वार्टर फाइनल जैसा है। दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है। जीतने वाली टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बेहतर होंगी। हारने वाली टीम के लिए आगे का रास्ता एक तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि बाकी मुकाबलों में दोनों टीमें अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को हरा देंगी। इस सूरत में रविवार को जीतने वाली टीम ग्रुप में 4 मैचों में जीत के साथ सेमी में जाएगी, जबकि दूसरी टीम 3 जीत के साथ भी बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला पैशन गेम था, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला मुकाबला प्रेशर गेम होगा। प्रेशर दोनों पर होगा, बराबर होगा। कौन बिखरेगा, कौन निखरेगा, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि टॉस किसके हक में गिरेगा, क्योंकि रवायत सी हो गई है, चेस करने वाली टीम जीत रही है। खैर, दोनों टीमों के पहले ग्रुप मैच का विश्लेषण करें तो कुछ चीजें साफ होंगी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 151 रन बनाए, तो न्यूजीलैंड ने 134 रन, यानी जल्दी विकेट खोकर भी भारत ने न्यूजीलैंड के मुकाबले 16 रन ज्यादा बनाए थे। भारत के 7 विकेट गिरे थे, तो न्यूजीलैंड के 8 विकेट गिरे। लेकिन गेंदबाजी में भारत को एक अदद विकेट तक नहीं मिला था, जबकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के 5 विकेट चटकाए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने 17.5 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया था, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 18.4 ओवरों में। भारत का नेट रन रेट है 0.97 का, तो न्यूजीलैंड का 0.53। खैर, अब जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी तो बात अब नेट रन रेट की नहीं रह जाएगी। हारने वाली टीम के लिए हर इनाम ही बचेगा। वैसे अभी से धुकधुकी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में भी समा गई। ऐसा इसलिए कि ये वही न्यूजीलैंड है जिसने 2019 में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में हरा दिया था। मानो सदमा फैल गया था पूरे मुल्क में, जबकि उस मैच से पहले विराट की टीम प्रचंड फॉर्म में थी, हर मैच में विरोधियों को रौंद रही थी। न्यूजीलैंड कुछ इस कदर टकराया कि सपना खंड खंड विखंड हो गया।
और इसी साल की तो बात है, इसी न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारत की हसरतों पर पानी फेर दिया था। और हाँ, T20 वर्ल्ड कप में भारत कभी न्यूजीलैंड से जीता नहीं है। 2 मैच हुए हैं, दोनों बार जश्न न्यूजीलैंड ने मनाया। इसी आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड पर भारत को आखिरी बार जीत 2003 में मिली थी। तो इस प्रेशर मैच में टीम इंडिया को नया इतिहास भी रचना है, यानी पराक्रम की संपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित है। आज तक ब्यूरो। अब पहला मैच हारने के बाद ये सब होना ही था कि आपको ये मैच जीतना है। ये भी हो गया कि कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। अब पाकिस्तान का शायद सेमीफाइनल का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। मेरे साथ मदन जी भी रहेंगे, हरभजन सिंह भी रहेंगे, लेकिन भज्जू मैं आपसे शुरू करता हूं। ये न्यूजीलैंड हमेशा भारत को परेशान करता है, इंक्लूडिंग वो टीम है जिसका आप भी हिस्सा रहे हैं। एक बार 2003 में आप उस टीम का हिस्सा थे जिसने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया था। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो कल आपने देखी, भारत की वो टीम जो आपने देखी है, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड को भारत हराएगा? देखिए, चॉइस क्या है हमारे पास, हराना पड़ेगा भारत को, न्यूजीलैंड को। और जहां तक क्रिकेटिंग सेंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि भारत के पास डेफिनेटली वो टीम है कि ना कि वो न्यूजीलैंड को हरा सकती है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये कप भी जीत सकती है। क्योंकि न्यूजीलैंड हमेशा भारत को परेशान जरूर किया है, बट उम्मीद करता हूं कि इस बार भारत की टीम जो है वो न्यूजीलैंड के सामने खरी उतरे और जरूर जीत का सेहरा जो है वो भारत के सर पे बंधे और भारत आगे बढ़े इस कंपटीशन में, और बहुत जरूरी भी है। और अगर नहीं ऐसा होता है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आगे जाने के लिए। न्यूजीलैंड देखिए कल बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान एक अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, दोनों ही मैच उन्होंने बड़े अच्छे जीते हैं। डिफरेंट पीपल हैव परफॉर्म फ्रॉम देम, उन्होंने अपनी दिखाया, दमखम दिखाया इस टूर्नामेंट में। पर न्यूजीलैंड ने लड़ाई करी, एंड तक लड़ाई करी, और भारत के साथ भी मुकाबला मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड तगड़ा होकर करेगा। बट मैं उम्मीद करता हूं कि भारत पिछले मैच से जो पाकिस्तान से हारा है उससे सीख के इस बार मैदान में उतरेगा और न्यूजीलैंड को परास्त करेगा। मदन जी, क्या सीखा भारत ने अपनी हार से और न्यूजीलैंड के खेल से? नहीं, देखिए काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी हार से तो सीखता ही है, पर न्यूजीलैंड का गेम जो उन्होंने देखा है काफ़ी उससे सीखा होगा। क्योंकि देखिए जो आपने रणनीति बनानी है, जो कैप्टन या टीम मैनेजमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, सीखा क्या? आप क्या चाहते हैं कि भारत क्या एक अलग चीज़ करे? अलग चीज देखिए, पहले तो उसको जो बॉलिंग अटैक है उसको गेंद को आगे करना पड़ेगा। आगे जानते हैं कि आईपीएल में कौन सी आगे वाली लेंथ होती है, वो वहां गेंद करना और विकेट निकालना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान ने दोनों मैचों में किया। हाँ, जो पाकिस्तान ने दोनों मैचों में किया। और दूसरी बात हमारी जो पावर प्ले के पहले 6 ओवर है उसको रन बनाना बड़ा जरूरी है। उसमें विकेट नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि आप पहले मैच एक हार चुके हैं। अगर इसमें प्रेशर आता तो फिर आपके लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ेंगी। पर 6 ओवर में अगर आप पावर प्ले में 50-60 के रन के करीब या रन बनाते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा हौसला होगा कि हाँ, हम 160-170 रन बना सकते हैं। बाकी रही न्यूजीलैंड की बॉलिंग, कल जो मैंने देखी है इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं मैंने देखा उनकी बॉलिंग में। क्योंकि कल भी जब बॉलिंग कर रहे थे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वाकई वो ऐसा अटैक है जो कि एकदम नहीं, ये सच है, ये सच है हरभजन की कल पाकिस्तान जो छोटा, एक तो पाकिस्तान की गेंदबाजी दोनों मैचों में अलग लेवल पर थी, लेकिन कल न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ कि न्यूजीलैंड ने जब पाकिस्तान बाबर आजम को आउट किया तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स हुआ। लेकिन मुझे याद है कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में इतना पैनापन हुआ करता था, अगर उन्होंने 5 या 6 आउट कर लिए तो वो पाकिस्तान को मैच नहीं जीतने देते। लेकिन कल आसिफ ने जो 3 छक्के मारे वो ये भी दर्शाते हैं कि दबाव न्यूजीलैंड भी हैंडल नहीं कर पाया। हाँ, ये बात सही है कि उनके पास बॉलिंग ऐसी तगड़ी बॉलिंग नहीं है, और देखिए बैटिंग भी उनकी कोई ऐसी लंबी चौड़ी बैटिंग नहीं है जो कि बहुत नामी बैटिंग हो। बट ये तो मान के चलते हैं कि न्यूजीलैंड हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो एज यूनिट काम करती है। उनके पास शायद रिसोर्सेस कम रहते हैं, बट एज ए यूनिट बहुत अच्छा खेलते हैं। वो फील्डिंग बहुत ही ब्रिलियंट करते हैं। यस, उनके पास वो शेन बॉन्ड या फिर वैसे बॉलर नहीं है जो लॉकी थे, बहुत उनके वो फास्ट बॉलर है, तेज गति से बॉल करते हैं, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। उनके बॉलिंग में वो कहते हैं कि वो धार नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यूजीलैंड को लाइटली ले लें और समझे कि ये मैच तो हम आराम से जीत जाएंगे। हमें फिर भी मेहनत मशक्कत करनी होगी, और अगर न्यूजीलैंड को हराना है, मुझे लगता है कि जो गलती हमसे हुई थी, जो आपने सवाल अभी मतीबाजी से पूछा था कि पहले 6 ओवर में
हमने विकेट चटकाने हैं, 2 विकेट चटकाने हैं, और वहीं पे अगर हम बल्लेबाजी करते हैं पहले 6 ओवर में तो विकेट नहीं देना है। वो अगर पहले 6 ओवर में हम 40 ही रन चाहे बनाएं या 36 ही रन बनाएं पर विकेट ना दे, अगर विकेट नहीं गिरेगी तो मुझे लगता है कि फिर मामला सेट हो जाता है, एकदम गेम सेट हो जाता है। उसके बाद आपके पास 14 ओवर है और 14 ओवर में अगर आप अगले 14 ओवर में तकरीबन आप 120-30 रन भी बनाते हो तो आप 160-70 पे पहुंच जाते हो। तो हमारे पास वो बॉलिंग है, भारत के पास वो बॉलिंग है जो 170 रन डिफेंड कर सकती है। लेकिन वो बॉलिंग चली नहीं उस दिन। अगर आप देखें आपकी बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन भज्जू दिखा नहीं है, गेंदबाजों में उस दिन पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं दिखा है। जी हाँ, देखिए वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले 6 ओवर में विकेट नहीं गिरी, और जिस दिन 6 ओवर में विकेट गिरेगी देखना यही बॉलिंग आपको अलग नजर आएगी, यही बॉलिंग लाइनअप, यही बॉलर्स आपको अलग नजर आएंगे, क्योंकि वो ऊपर से विकेट निकालना बहुत जरूरी है ताकि दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। उस दिन ऑब्वियसली पाकिस्तान दे प्लेड फार बेटर क्रिकेट देन इंडिया, इसीलिए वो जीते हैं। उन्होंने वो सब चीजें टिक की जो हमने क्रॉस करी थी। हमने वो विकेट नहीं लिए पहले पावर प्ले में, हमने जब बैटिंग कर रहे थे तो हमने पहले पावर प्ले में 2-3 विकेट गवा दिए। तो वो सारी चीजें पाकिस्तान ने ठीक की, भारत ने खराब की, और वही सब चीजें हम न्यूजीलैंड के सामने हमें ठीक करनी है अगर ये हमें मैच जीतना है। तो ये भूल जाए कि न्यूजीलैंड की टीम कैसी है, लेट्स फोकस ऑन कि इंडिया कैसी क्रिकेट खेलती है, इंडिया को क्या करना होगा। इंडिया को बैटिंग अच्छी करनी होगी पहले 6 ओवर में, और इंडिया को स्टार्ट अच्छा करना होगा बॉलिंग में जब वो 6 ओवर पहले बॉलिंग करने आते हैं, विकेट लेने देखना होगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मदन जी ये है कि टॉस भी जीतना होगा। हाँ, क्योंकि टॉस जो है वो बहुत कुछ तय कर रहा है। नहीं, पर एक बगरान देखिए, अब अगर हमारा कोलैप्स भी हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, हमने फिर भी 151 रन बनाए हैं। ये तो नहीं है कि हर बार रोहित शर्मा और ये क्या नाम है केएल राहुल, ये हर बार थोड़ी फेल हो रहा है। उसमें वो चाहते हैं कि आप ईशान किशन के साथ ओपन करें, ईशान और रोहित के साथ ओपन करें और केएल राहुल नंबर 4 खेलें। बिल्कुल, देखिए अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है तो नहीं खेलना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, मैं बार बार भी कह रहा हूं। पर अगर वो ऊपर से अगर फिर आप ईशान किशन को लाके नीचे बैटिंग केएल राहुल को करा सकते हैं क्योंकि उसने हर नंबर पे उन्होंने बैटिंग की हुई है। तो उसके पीछे तो ये भी एक रीजन है ना कि आप शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के आगे गिर गए उस दिन। आप जहां जहां आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सामने नई बॉल से दिखता है आप गिर जाते हो, वहां पर ट्रेंट बोल्ट भी आएंगे। और आप क्यों चाहेंगे 2 राइट हैंडेड बल्लेबाजों को, ओपनर्स को एक्सपोज करना जो अंदर आती गेंद जिनकी कमजोरी है। एक अगर आप लेफ्ट हैंडर डालते हैं तो यही कल सनी भाई से भी बात चल रही थी कि अगर आप एक लेफ्ट हैंडर डालते हैं टीम में 11 में नई बॉल पे, खब्बे फास्ट बॉलर को भी थोड़ी सी अपनी लाइन बदलनी पड़ सकती है। अच्छा, पाकिस्तान जीता और समां मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान की करंट टीम नहीं, पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, साबिक खिलाड़ी हैं, वो शायद उस जीत को पचा नहीं पा रहे। जीत के बाद बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ एक हरभजन सिंह को लेकर पंगे भी चल रहे हैं। एक तो शोएब अख्तर और आपका बीच जो बैंटर चल रहा है, और दूसरा मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर ने आपको ट्विटर पे कुछ कहा, मैं वो दिखाता हूं, फिर आपने कुछ जवाब दिया। आपने सोचा था मोहम्मद आमिर जैसा वो खिलाड़ी जिसे फिक्सिंग के कारण पकड़ा गया था, वो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा भज्जू? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा और शोएब का जो बैंटर चलता है, क्योंकि मैं और शोएब बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत क्रिकेट खेली आपस में, हमने शोज भी इकट्ठे किए हैं। 1 महीने का यहाँ पे एक शो था, हमने वो भी इकट्ठे जज किया, तो हमारा एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। ये मोहम्मद आमिर कौन है ये मैं जानता नहीं, ये वही मोहम्मद आमिर है क्या जो लॉर्ड्स में फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए थे? इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ये गिने चुने 10 मैच खेले होंगे अपनी देश के लिए और अपने देश को भी धोखा दिया, वहाँ पैसे लेके ये ऑब्वियसली मैच सेट कर रहे थे। तो ऐसे लोग तो ये गेम के लिए धब्बा है और इनके मुंह लगना ऑब्वियसली सही बात नहीं है। और जब बात शुरू हुई तो बात मजाक में शुरू करी, उसने मुझे कुछ ट्वीट किया, मैंने रिप्लाई किया, फिर उसने ट्वीट किया, मैंने रिप्लाई किया, और उसके बाद वो बात उस चीज तक पहुंच गई जहां फिर मुझे बताना ही पड़ा कि वो किस किस्म का आदमी है और उसने क्या किया था। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि इमरान खान साहब से कि वहाँ ऐसे बच्चों के लिए ना स्कूल खुलवाएं ताकि ये स्कूल जाए और ये सीखें कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। हमारे यहाँ पे तहजीब सिखाई जाती है, हम आज भी वसीम अकरम से या उनके किसी भी बड़े खिलाड़ी से हम सर झुका के बात करते हैं कि ठीक है बड़े खिलाड़ी हैं, इज्जत दो। और ये ऐसे बंदे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि किससे क्या बात करनी है। खैर, इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसने अपना देश और सब कुछ ही बेच दिया, और एक फिक्सर आदमी जो ऐसे कमेंट कर रहा है, मुझे उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो क्योंकि
कीचड़ में जितना पाँव मैं डालूंगा छींटे मेरे ऊपर ही पड़ेंगे। चलिए, तो आई शुड हैव जस्ट स्टेड अवे फ्रॉम हिम। चलिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम दूसरे बयान पे बात करेंगे ना, जो हम कह रहे हैं कि बड़े की इज्जत करनी चाहिए। वकार यूनिस की बड़ी इज्जत थी, वो हिंदू वाले बयान पर दानिश कनेरिया ने उनको क्या जवाब दिया है वो दिखाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक है, उस पर लगातार पूरे वर्ल्ड कप की कवरेज चल रही है, लाइव कवरेज चल रही है, और आप भी उसका हिस्सा होते हैं। आज रात 9 बजे हम बैठेंगे, न्यूजीलैंड और भारत के मैच की बात करेंगे। आप फटाफट से जाएं YouTube पर, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक का ऐप। अब तो भाई YouTube के साथ साथ ये ऐप भी आ गया है। ऐप में आपको कहानियां मिलती हैं, किस्से मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, आपको खबरें मिलती हैं और लाइव स्कोर्स भी मिलती हैं, अपडेट्स भी मिलती हैं। तो आप फटाफट से जाएं और डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। वकार यूनिस ने तो कहा कि चलिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरी चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत था, मुझे नहीं कहना चाहिए था कि नमाज पढ़ी हिंदुओं के सामने। लेकिन जो एक हिंदू क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान को बड़ी जीत दिलाई, दानिश कनेरिया, वो आए हैं कू ऐप पर, उन्होंने जवाब दिया वकार यूनिस को। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत आहत हूं एक हिंदू होने के नाते पाकिस्तान में, और ये वकार यूनिस की जो बातें हैं ये दर्शाती हैं कि पाकिस्तान में भेदभाव है, और एक हिंदू होने के नाते मैंने खुद इतना सफर किया है। तो इस तरह की बातें देखिए, जीतने के बावजूद पाकिस्तान में ये सब चल रहा है, जीतने के बावजूद। आप अंदाजा लगाइए कि जब उनकी टीम हारेगी तो क्या होगा। खैर, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हर रोज हम आज तक पर जुड़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहते हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक जो कि YouTube पर है, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, और ऐप जिसको आपको डाउनलोड करना है।